हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे और हमारे इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12। काफ़ी अच्छे सवाल करने ही वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनके कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। उसके बाद में अम्लीय ऑक्साइड के आप ये नाम बता सकते हो। साथ साथ में आपको अगर अलग से चाहिए तो आप SO2 भी बता सकते हो, NO2 भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो SO2 होता है यही ऊपर जाके H2SO4 का निर्माण करता है, और ये जो NO2 होता है ये ऊपर जाके HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना हो जाएगा? आपको बता चुका हूँ, 7 हो जाएगा। उसके बाद में सोडियम वर्ग के 4 लवणों के नाम, यानी ऐसे 4 लवणों के नाम बताए जिनमें सोडियम प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। ये से 4 ऐसे लवण हैं जिनमें सोडियम शामिल है। इसी तरीके से आपको क्लोराइड का परिवार भी बताना है, यानी ऐसे लवण जिनमें क्लोराइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है। तो याद रखिएगा, क्लोराइड में हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्राइट वाले में हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरीके से सल्फेट में हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और लास्ट में आपका कॉपर सल्फेट। तो बहुत आसान से सवाल है, आप इनको इजीली कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। तो बताइए, आप लोग पढ़ा हुआ है आपका। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि सोडियम एसीटेट जो होता है ये दुर्बल अम्ल यानी एसिटिक अम्ल और प्रबल क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का लवण है। अब क्योंकि ये प्रबल क्षार से बना है, इसलिए इसका जो जलीय विलयन है वो होगा हमारे क्षारीय प्राकृतिक। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे आपने लिया प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल लगा रहा हूँ मैं यहाँ PA लगा देता हूँ जिससे आप समझ जाओ, प्रबल अम्ल। और यहाँ पे प्रबल ले लिया मैंने B यानी बेस, प्रबल सार। अगर दोनों ही प्रबल हैं तो बनने वाला विलयन पूरी तरीके से उदासीन होगा। ठीक है, और अगर दोनों ही दुर्बल हैं तो बनने वाला विलयन पूरी तरीके से उदासीन होगा। ठीक है, चाहे दोनों प्रबल हों चाहे दोनों दुर्बल हों, लवण हमेशा क्या रहेगा? उदासीन। लेकिन अगर दोनों में से एक प्रबल और एक दुर्बल हुआ तो विलयन हमेशा प्रबल वाला ही बनेगा। जैसे सोडियम एसीटेट, ये दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो जलीय विलयन हो जाएगा इसका क्षारीय। अगर इसी तरह से ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होता तो बनने वाला विलयन हो जाता हमारा अम्लीय। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रबल अम्ल जल में अधिक मात्रा में H+ देते हैं और दुर्बल क्षार कम देते हैं। तो वहाँ पे जब वो H+ ज़्यादा देगा तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन होने के बाद में जो जल के अणु बनेंगे उनमें और उस जलीय विलयन में H+ आयन ज़्यादा होने की वजह से बाकी रह जाएंगे, इसलिए वो जलीय विलयन अम्लीय हो जाएगा। इसी तरीके से जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, वो बनेंगे तो जल के अणु बनते समय OH- आयन पहले से मौजूद रहेंगे, इसलिए इसका जलीय विलयन क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा CuSO4.5H2O का नाम क्या? नीला थोथा या ब्लू विट्रोल इसका नाम है। क्रिस्टलन जल से क्या अभिप्राय? याद रखिएगा, ये सूत्र में ये जो 5H2O लिखा है ना, यही क्रिस्टलन जल है। यानी जब आप किसी लवण का फॉर्मूला लिखते हो और उस सूत्र को लिखने के लिए जो निश्चित जल के अणुओं की संख्या है उसे ही क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे ये सोडियम कार्बोनेट में के 10 अणु जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं। तो किसी लवण के इकाई सूत्र को लिखने के लिए जो निश्चित जल के अणुओं की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। जैसे यहाँ पूछ लिया सोडियम कार्बोनेट में कितने क्रिस्टल के अणु होते हैं, याद रखिएगा 10। जिप्सम का रासायनिक क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, क्योंकि यहाँ जल के अणु 2 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा डाइहाइड्रेट। ठीक है, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ सकता है,
तो वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, क्योंकि उसमें आधा जल का अणु होता है। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था किसान खेत में क्या डालता है, चूना डालता है, खड़िया डालता है, या संगमरमर यानी मार्बल है, ये भी आप डाल सकते हो। उसके बाद माता मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में किस प्रकार के दैनिक उपयोगी रसायन का प्रयोग करोगे कि आपको आराम मिलेगा। यानी मधुमक्खी ने आपको काट लिया है, उसके बाद में आपके हाथ में जलन हो रही है, क्यों काटा, क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों पहले ही कि मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। अब अम्ल हो गया तो इसका मतलब हमें उसको उदासीन करने के लिए सार का प्रयोग करना पड़ेगा। वो सार अपन लेंगे बेकिंग सोडा के रूप में। और भी बेकिंग सोडा के बहुत सारे उपयोग हमने पढ़े हैं, पिछला लेक्चर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तनुकरण क्या है? तनुकरण क्या है? चलो बच्चों बताओ जरा तनुकरण क्या है। मैंने तनु और सांद्र के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। तो याद रखिए, जब हम अम्ल या सार में जल मिलाते हैं तो मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी H3O+ या OH- प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। देखो कैसे होगी बच्चों, हमने एक मान लिए सारी विलयन लिया जिसमें OH- है, फिर उसमें जैसे ही जल डाला तो उसके बाद में इसके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। उसी को क्या कहते हैं, तनु। अब इसका मतलब हो गया कि वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है ना, उसे अपन क्या कह देंगे, तनुकरण कह देंगे। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आपको समझना चाहिए। स्पष्ट करो कि मुंह की पीएच दंत क्षय का कारण है। मोटा मोटे तौर पर देखें तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये साबित करो कि आपके मुंह की पीएच बदल जाती है जिसके कारण आपके दांत कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना। या इसी सवाल को ऐसे भी कह सकते हो कि दंत क्षय का कारण क्या है। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में तो लिख ही दिया, मुंह के पीएच का परिवर्तन। इससे कैसे बच सकते हो, तो याद रखना आपको मुंह की साफ सफाई करनी है, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं कि दांतों का जो इनेमल है, जो दंत वलक है, आपने देखा होगा दांत जिसमें फंसे रहते हैं, वो इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर बना होता है और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में घुल नहीं सकता, लेकिन जब मुंह की पीएच 5.5 से कम होती है तब ये संसारित होने लगता है। रीज़न, क्योंकि जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन के पश्चात अगर मुंह की सफाई नहीं करेंगे तो ये जो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया है, ये हमारे मुंह में बचे हुए खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण यानी उसको खाना, उसको अपघटन शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अम्ल उत्पन्न होता है। जब अम्ल उत्पन्न होगा तो पीएच मान में कमी आएगी, हमने पहले ही पढ़ा है, यानी पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। कैसे बचेंगे सर? अरे भाई बीमारी कैसे हुई, आपने मुंह की सफाई नहीं की। तो बचने का सीधा सा तरीका क्या है कि हमें मुंह की क्या करनी चाहिए, हमें मुंह की सफाई करते रहना चाहिए। और मुंह की सफाई करने के लिए हमें सारे दंत मंजन का प्रयोग करना भी चाहिए। और हमने पढ़ाया भी था कि हमारे जो दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ।